देखो बच्चों, फिजिक्स के क्लास में 11th क्लास में आज फिर से सबका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके पहले कुछ बातें। दो वेक्टर था ए और बी दो वेक्टर था, दोनों थीटा एंगल पर जुड़ा हुआ था। तो दोनों का रिजल्टेंट को हम आर बोल रहे थे। तो रिजल्टेंट जो आर है उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जहां थीटा एंगल है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी है, दोनों थीटा पर जुड़े हैं। तो रिजल्टेंट का यह फॉर्मूला होता है। वेक्टर को ट्रायंगल मेथड से जोड़ा जाता है, डायरेक्ट रिजल्टेंट नहीं निकाला जाता है। रिजल्टेंट थीटा पर डिपेंड करता है बच्चों, और उसका यह फॉर्मूला होता है। इसके लिए पिछले क्लास को देख लोगे तुम लोग। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल पे जुड़ा हुआ है। ध्यान दो, यह एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया। पहला वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड है 3 मीटर और वह एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री एंगल पे जुड़ा हुआ है। 20 डिग्री एंगल पर 20 डिग्री एंगल पर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड परिमाण जो है 3 मीटर है और जुड़ा है एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री पर। तो वेक्टर ए जो है वह 3 मीटर का इसका मैग्नीट्यूड है और वह 20 डिग्री एंगल पे जुड़ा हुआ है। एंड अदर वेक्टर जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर है और वह जुड़ा हुआ है 110 डिग्री पर, 110 डिग्री पे जुड़ा हुआ है। यह यहां से लेके यहां तक 110 डिग्री है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? 4 मीटर। तो रिजल्टेंट हम लोग को निकालना है। तो देखो, पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 3 मीटर, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया 4 मीटर और दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा वह है 90 डिग्री। अब कैसे 90 डिग्री? तो पहला 120 पे है, वो 110 पे है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री है। तो R बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा लिख देंगे। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 4 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0 होता है 9 16 0 25 का 5 मीटर आ गया रिजल्टेंट। देखो, बहुत सारे बच्चे जो हिंदी माध्यम के लैंग्वेज देख के डरते हैं, तो क्या तुम डर रहे हो? इसको सोचो, एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, एक्स एक्सिस है 20 डिग्री। पढ़ोगे, कोशिश करोगे तभी तो सीख पाओगे। पहले ही हिम्मत हार जाता है लड़का कि हम सीखेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बात हुआ बच्चों? देखो, एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, ठीक है। एक वेक्टर है, वेक्टर में सदिश राशि होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन के साथ दिखाया जाता है। 3 मीटर है, एक्स एक्सिस के साथ वह 15 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। यह 15 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। दूसरा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 3 मीटर ही भी और वह एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है। यह वेक्टर बी है और यह 75 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है और दोनों का मैग्नीट्यूड 3-3 मीटर दिया हुआ है। समझो ध्यान से। तो पहले दिया हुआ डाटा यह है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 3 मीटर है। लैंग्वेज पढ़ के समझ रहे हो ना? एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, एक्स एक्सिस के साथ 15 डिग्री एंगल पर जुड़ रहा है। दूसरा वेक्टर है, वह एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री एंगल पर जुड़ रहा है और 75 और 15 माइनस करेंगे तो बीच का जो एंगल है वह 60 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों वेक्टर के बीच कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो रूट ओवर 3 का स्क्वायर 2 3 3 cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया बाबू 9 2 9 cos 60 1/2। 9 9 9 27 का रूट, 27 को 9 इंटू 3, 9 को 3 इंटू 3 रूट 3 मीटर मेरा मिला। क्लियर है बच्चों? तो कहानी बहुत साधारण है, कहानी बहुत सिंपल है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर हम लोग को निकालना होगा, आसानी से हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अगर दोनों वेक्टर पता है मैग्नीट्यूड में और उनके बीच का एंगल पता है तो हम लोग वेक्टर को आसानी से निकाल सकते हैं। अब सोचो, 3 और 4 का सबसे अधिक से अधिक वैल्यू क्या दे सकता है? तो 7।
और सबसे कम वैल्यू क्या दे सकता है, तो 1। सबसे अधिक से अधिक रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़कर मिलता है, और सबसे कम रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को घटा के मिलता है। 3 और 3 का सबसे अधिक रिजल्टेंट 6 दे सकता है और सबसे कम रिजल्टेंट 0 दे सकता है। इसको बाबू नोट कर लोगे, वीडियो रोक कर अलग अलग टाइमों में तुम लोग नोट करते जाओगे चीजों को। इसको नोट कर लेना है, पहले देख लेना है पूरा वीडियो को, फिर स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं अलग अलग जगहों पर और उन्हें नोट करते जाना है। ध्यान दो बच्चों। अब मेरा नेक्स्ट बात आता है कि दो वेक्टर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। गिव रिजल्टेंट दोनों देते हैं रिजल्टेंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, इसलिए ध्यान देना होगा। दो वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो ए है, कोई वेक्टर मान लो बी है, कुछ भी ए और बी, और रिजल्टेंट मान लो आता है आर। तो डाटा क्या दिया है कि दोनों वेक्टर जो है डायरेक्शन कुछ भी हो, दोनों का मैग्नीट्यूड माने बराबर है। माने ए अगर 4 मीटर का है तो बी भी 4 मीटर का है, और मिलने के बाद जो आर मिल रहा है वो भी 4 मीटर का है। तो बोलोगे कि 4 मिलके 4 होगा, तो हाँ होगा। 4 मिलके 4 होगा, तो हाँ होगा बच्चों, क्योंकि एंगल पर डिपेंड करता है ना, एंगल पर डिपेंड करता है। वहां मैक्सिमम मिनिमम थीटा बदलते जाता है, अलग अलग वैल्यू देते जाता है, ट्रायंगल बनाकर वैल्यू हुआ देता है। तो दिया हुआ डाटा है कि पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम x बराबर a मान ले रहे हैं, दूसरा वेक्टर x मान ले रहे हैं, और रिजल्टेंट भी मेरा x हो रहा है। मतलब सबका मैग्नीट्यूड x मान ली, a का भी x, b का भी x और r का भी x। r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा लिख देंगे। ध्यान दोगे तो r के जगह पे हम लोग x लिखेंगे, तो x² 2xx cos थीटा। यही थीटा हमें नहीं पता है, इस बार एंगल हमें निकालना है। क्वेश्चन समझो, दो वेक्टर हैं a और b, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, x मान लिए। रिजल्टेंट जो मिल रहा है वह भी x का मिल रहा है, मतलब उनका भी मैग्नीट्यूड भी बराबर मिल रहा है। अब स्क्वायरिंग करोगे तो x² 2x² cos थीटा, तो x² माइनस 2x² बराबर 2x² cos थीटा, तो माइनस x² 2x² cos थीटा, x² से x² कट गया, cos थीटा हो गया -1/2। यह अभी तुम लोग देखो बाबू, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा अभी शुरुआती दौर में है। बहुत सारे बच्चे 1/2 का वैल्यू तो जानते हैं कि cos में 1/2 वैल्यू 60 डिग्री का होता है, -1/2 का वैल्यू नहीं जानते हैं। याद रखेंगे 120 डिग्री होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। थोड़ा जिक्र भी कर दे रहे हैं, cos 120 डिग्री है ना, तो cos 180 डिग्री -60 इसको लिख सकते हैं। 180 पे नहीं बदलता है तो फॉर्मूला cos से 60 रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos माइनस में होता है, तो -1/2। cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। बच्चे याद रखेंगे। और एक फॉर्मूला है जो अभी बायोलॉजी वाले बच्चे जो मैथ नहीं लिए होंगे, 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर अभी मैथ नहीं भी चुनना है तो अभी जो वीडियो जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वह सबको देखना है। ट्रिग्नोमेट्री के पहला 8-10 वीडियो जो होता है वह किसी को भी देखना है, इवन रेलवे की तैयारी करने वाले बच्चा को भी देखना होता है। सिंपल कंपटीशन का तैयारी, एसएससी की तैयारी करने वाले, एनडीए, एयरफोर्स तो खैर उतना इंटर का ही होता है बात, बाकी भी कंपटीशन वाले बच्चों को देखना है। इसे सबको दिखाओ। बेसिक मजबूत जिसका रहेगा, अरे सोचता है बच्चा कि अरे बेस मजबूत करने में हम क्यों इतना मेहनत करें, अरे आधार रहेगा तो ही बिल्डिंग बड़ा कर सकते हो। तो आधार मजबूत करने में, अपने बेस को मजबूत करने में, स्ट्रॉन्ग करने में ही तुमको काम करना है बच्चों। ध्यान दोगे। देखो क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है इस तरह से कि कैन 10 न्यूटन, 6 न्यूटन, 16 न्यूटन गिव जीरो रिजल्टेंट। क्या यह तीन वेक्टर, एक 10 न्यूटन का वेक्टर है, एक 6 न्यूटन का वेक्टर है और एक 16 न्यूटन का वेक्टर है, मिल के जीरो दे सकता है कि नहीं? अब सिस्टम बहुत साधारण है हमारा। कभी भी वेक्टर में हम जीरो जानते हो कब पाते हैं? कभी भी वेक्टर में जीरो हम कब पाते हैं? तो जीरो पाने के लिए एक साइड ए रहे और इधर भी माइनस ए रहे, तभी यह जीरो देता है। जोड़ने में, रिजल्टेंट करने में जीरो का स्थिति है। और तुम सोचो ना बच्चों कि एक लड़का है, एक इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो इधरों 10 न्यूटन से खींचे लगोगे तभी जीरो पे होगा। यानी 10 से खींचोगे, यानी 12 से खींचोगे तो यानी खींच आ जाएगा। यानी कि दोनों तरफ बराबर वेक्टर होगा तभी ना जीरो होगा। तो अब यहाँ पे तो अप्रोच समझ गए हम कि जीरो होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो अब दिया हुआ सिस्टम पे हम देख रहे हैं, इसको हटाते हैं बच्चों, ध्यान से समझने के लिए था। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 10 न्यूटन और 6 न्यूटन, यह दोनों 10 न्यूटन और 6 न्यूटन मिल के तो 16 दे देगा ना। यह दोनों मिल के 16 न्यूटन दे देगा। दोनों मिल के, मैंने देखो ध्यान देना, यह दोनों मिल के 16 दिया, मैंने इन्हें से 10 खींच दिए और 6 भी इधर से खींच दिए और एक 16 वाला को इधर से लाके खींच दिए, तो जीरो दे नहीं दिया? जीरो दे दिया। तो यानी कि जीरो कब देगा? ऐसा क्वेश्चन में जीरो जब तीन वेक्टर दे दे, अब पूछे कि जीरो दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो इसके लिए बस उठाना है इन दोनों को, इन दोनों को उठाना है, पहला दोनों को उठाना है और देखना है कि क्या वह दोनों मिलकर इसके बराबर रिजल्टेंट दे सकता है कि नहीं। अगर दे दिया तो जीरो रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा यस, जीरो दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि 10 और 6 मिलकर 16 दे देगा और जिस दिन 16 दिया उस दिन 16 को वह बैलेंस करके जीरो रिजल्टेंट दे देगा। इसी क्वेश्चन में एक अलग क्वेश्चन देखो, कैन 12 न्यूटन, 6 न्यूटन, 20 न्यूटन गिव जीरो रिजल्टेंट। क्या यह जीरो रिजल्टेंट दे सकता है? क्वेश्चन मिला हमको। तो समझना है कि 12 और 6 लोगे तो अधिक से अधिक बेचारा का औकात 18 तक जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकता है? 18। और ये तीसरका वाला कितना है? तो 20। तो 20 और 18 को बैलेंस नहीं ना कर पाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा नो। समझो, ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा सेट जीरो देगा या कौन सा सेट नहीं देगा जीरो। तो बहुत साधारण क्वेश्चन है कि बहरा दोनों को ले लो और दोनों से देख लो कि क्या वह तीसरा को बराबर दे पाएगा कि नहीं। अगर दे देगा, अगर किसी भी स्थिति में दे दिया तो उसको ले लेंगे हम लोग। इसको नोट करना है। बच्चा सोचता है कि ये सब क्या नोट करना है, हम जानते हैं, नोट सब करना है बच्चों, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 न्यूटन, 6 न्यूटन और 12 न्यूटन कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। देखो बच्चों ध्यान दो, तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या आया? 10 और 6 तुम लिए, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन क्या हो सकता है? तो 16। मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन क्या हो सकता है? तो 4 न्यूटन। यानी 10 6 मिलके अधिक से अधिक 16 दे सकता है और कम से कम 4 दे सकता है। 10 और 6 मिलकर अधिक से अधिक 16 दे सकता है और कम से कम घटाना है 4 दे सकता है। तो 12 भी दे ही सकता है। बहुत सारा बच्चा सोचता होगा कि 12 देगा कि नहीं। इस पे डिस्कशन पिछले क्लास में कर दिए हैं बच्चों कि देगा। 4 से 16 के बीच का कुछ देगा, 4 से छोटा नहीं दे सकता है। कम से कम इसका वैल्यू 4 होगा और अधिक से अधिक वैल्यू इसका 16 होगा। तो 16 से ज्यादा नहीं दे पाएगा, 4 से कम नहीं दे पाएगा, तो 12 दे सकता है। यानी 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन गिव रिजल्टेंट ऑफ 12 न्यूटन। 12 न्यूटन दे सकता था। जिस दिन 12 दिया, 12 के पीछे लगा देंगे, हो जाएगा जीरो। इसलिए दे कैन गिव जीरो रिजल्टेंट। जो दे में है कौन? 10, 6, 12 गिव है
जीरो रिजल्टेंट, यह जीरो रिजल्टेंट दे सकते हैं। बच्चों समझो ध्यान से। तो बच्चा सोचता है कि अब इसके मन में जानते हो क्या होता है, मन में उसके होता है कि अरे 10 6 हिने से खींचेगा, 12 होने से खींचेगा, कैसे बैलेंस होगा? तो 10 6 किसी एंगल पे खींचेगा, 10 6 किसी एंगल पे खींचेगा जिससे कि उनका रिजल्टेंट 12 आ जाए। क्योंकि एंगल पर कोई भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम निकालते हैं वह एंगल पर ना देखते हैं, एंगल के अनुसार उसका वैल्यू बदलते जाता है। तो कभी ना कभी 12 दे देगा, जिस दिन 12 देगा तो 12 इधर खींच के हो जाएगा काम। समझ गए कॉन्सेप्ट? 3 वेक्टर मिलकर जीरो दे सके या नहीं दे सके, इसके लिए केस बहुत साधारण है। ए और बी का, मैं ए और बी पहला ले लेने, ए बी सी 3 अगर है तो मैक्सिमम ए प्लस बी देगा। देखो ध्यान देना, इसमें अब केस बहुत साधारण ले रहे हैं। देखो इसको नोट कर लेना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, 3 वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है ए बी सी, ठीक है। यदि सी जो है वह ए माइनस बी से बड़ा और ए प्लस बी से छोटा है, बराबर भी हो सकता है, तो जीरो रिजल्टेंट होगा, जीरो रिजल्टेंट दे सकता है। मतलब सी अगर बीच में आए तो होगा, और सी अगर बीच में नहीं आए तो जीरो रिजल्टेंट नहीं होगा। बराबर भी हो सकता है, बीच में आए और बराबर भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए 6 न्यूटन दे, 8 न्यूटन दे और 7 न्यूटन दे, तो यहाँ दोनों को देखोगे कम से कम 2 और अधिक से अधिक 14 है। 8 और 6 का कम से कम 2 होगा, अधिक से अधिक 14 होगा, 7 तो बीच में पढ़िए ना रहा है तो जीरो देगा। तो इसी को हम लोग बार बार आज रिपीट कर लेना, इस क्लास को देख लेना कि कैसे कैसे हम जीरो रिजल्टेंट लाए हैं। तो पहले 3 न्यूमेरिकल बताएं, फिर जीरो रिजल्टेंट का केसेज को बताएं, और फिर हम भैया अब आगे बता रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों। देखो कि अगर हम मेरा आगे केस आता है, अगर हम इस केस को अब आगे लेके चलते हैं कि अगर बच्चों यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, हिंदी होता है इसका इकाई सदिश, इकाई सदिश। ध्यान देना बढ़िया से, यूनिट वेक्टर क्या है ध्यान दोगे। ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है, एक सदिश है, मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग, इसे देखो ए के ऊपर सिर पे तीर दिया रहता है ना, एरो, इसे वेक्टर ए पढ़ते हैं, वेक्टर ए। और ए के ऊपर कैप दिया रहेगा, इस तरह से कैप, टोपी पहनाया हुआ रहेगा, कैप पहना हुआ रहेगा, तो इसे यूनिट वेक्टर ए पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर ए। और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वेक्टर का, वो हमेशा 1 आता है। तो यूनिट वेक्टर वह है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वह हमेशा 1 आता है। क्लियर लाइन, यह ध्यान रखना। अगर मान लिया जाए कि वेक्टर ए है 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड तो बाबू 1 है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसे हम एक कैप से भी डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर डिनोट कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कैप से भी डिनोट करते हैं। तो कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है, जैसे कि मान लो बी वेक्टर है 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो क्या यह यूनिट वेक्टर है? तो नहीं है। क्या है भाई? तो 5 मीटर ना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 1 रहता तब ना होता यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग बी, बी की ओर यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग बी। अलोंग बी अगर हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहें तो उसे बी कैप कहेंगे, बी कैप कहेंगे। तो किसी भी वेक्टर में उसी के मोड से भागा देंगे तो वह यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। देखो मोड मैंने 5 मीटर में 5 से भागा दे दोगे, एक ना बन जाएगा। जैसे कि मान लो बाबू ए वेक्टर दिया है 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ,
तो उसी वेक्टर में उसी के मोड से भागा दे देंगे तो वह यूनिट वेक्टर बन जाएगा। 10 मीटर में 10 से भागा दो ना बाबू। मोड का मतलब क्या होता है 10 मीटर। जैसे यहाँ मोड बी का मतलब क्या है तो 5 है, यहाँ मोड ए का मतलब क्या है तो 10 है। तो उसी वेक्टर में उसी का मोड से भागा दे दोगे तो वह यूनिट वेक्टर तुमको दे देगा। क्लियर है बच्चों। तो यूनिट वेक्टर क्या है समझ गए ना। अरे सब समझना क्या है। वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 होगा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। यूनिट कोई भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर प्राप्त करने के लिए उसी वेक्टर में उसी के वैल्यू से भाग दे दोगे। उसी वेक्टर से उसी के वैल्यू से जब तुम भाग देते हो डिवाइड करते हो तो डिवाइड होने के बाद वो तो 1 ही ना मिल जाएगा, इसलिए वह यूनिट वेक्टर ही होगा। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना बच्चों सभी लोग। अब मेरा इसके आगे हमारा केस बनता है कि दुनिया में 3 एक्सिस होता है 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को हम आई लिखते हैं, वाई एक्सिस के तरफ जे लिखते हैं और जेड एक्सिस के तरफ को के। जेड ऐसे खड़ा है बच्चों इस तरह से, एक्स वाई जेड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो आई क्या है तो यूनिट वेक्टर माने जिसका खुद का वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर माने खुद का वैल्यू 1 एलोंग एक्स एक्सिस। माने एक्स एक्सिस के तरफ कोई वेक्टर को हम प्रदर्शित करने के लिए आई का प्रयोग करते हैं। जे मतलब होता है यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस और के मतलब होता है यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर आई जे के 3 तरह से हम लोग लिखते हैं। क्लियर है बच्चों। अगर हम 10i लिखें 10i तो इसका मतलब है कि i का तो वैल्यू 1 है, 10 मल्टीप्लाई कर दे तो पूरा का वैल्यू हो गया 10। यह एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और यह एक्स एक्सिस की ओर है। माने आई जे के एक्चुअली पता बताने के लिए है। पता बता दिया ना कि हम एक्स एक्सिस के तरफ हैं। अगर 8j लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड है 8 और j लिखने का मतलब है वो वाई एक्सिस की ओर है। 5k लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड है 5 और वह जेड एक्सिस की ओर है। तो आई जे के पता बताने के लिए मतलब डायरेक्शन बताने के लिए है। साथ में जो मल्टीप्लाई है वो तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो ही है। तो आज की क्लास में हम लोग देखे हैं कि हम लोग यूनिट वेक्टर क्या है यह पढ़ गए। शुरुआत में 3 न्यूमेरिकल पढ़े हैं। 3 वेक्टर मिलकर कैसे रिजल्टेंट देते हैं, क्या देते हैं, यह सभी हम लोग बात पढ़े। अगले क्लास में हम लोग वेक्टर को 2 एक्सिस सिस्टम में, फिर 3 एक्सिस सिस्टम में, यह सब चीजों पढ़ेंगे। फिर पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर को जोड़ना सीखेंगे। ठीक ना। क्या क्या चीजें और भी चीजें हैं वेक्टर में सब कुछ पढ़ाएंगे। टोटल कंप्लीट वेक्टर का क्लास होने के बाद हम लोग रेस्ट एंड मोशन चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। पढ़ाई का विजन दिखाना जरूरी है, इसलिए विजन यह है कि तुम अपना फिजिक्स में, मैथ में जो भी बच्चा हम लोग की क्लास को करता है, इस क्लास को करता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करता है, वह बच्चा बोर्ड में 100% मार्क्स के करीब पहुंच जाएगा। उसको अपने आप को सुधारना है। कॉन्सेप्ट इतना साफ होगा कि वह किसी भी कंपटीशन को निकाल सकता है। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम है हम लोग के साथ, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम या जो भी है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बेस्ट जो चैनल है वो हम लोग का है, इसलिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी जगह वीडियोज को जरूर पहुंचाएं।